हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय वर्ष का विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास की हम प्लेलिस्ट सीरीज लाइव क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 3 की क्लास नंबर 2 जो है आज आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम यूनिट 1 यूनिट 2 की पूरी क्लासेस करा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकाई 3 की। जी हाँ, आज हम इकाई 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 और उसका क्लास नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं, जहां हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर्स ये सब डिस्कस करेंगे और गेस्ट क्वेश्चंस भी ये आ सकता है या नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लाइव सेशन होने वाला है। सभी लोग फटाफट सेशन से जुड़िए। जितने भी लोग सेशन से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले सेशन को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अभी तक आपने हमारा कोर्स परचेस ना किया हो तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आगे दूंगा, लेकिन फटाफट जुड़ते चलिए। तो पहले हमारी जानकारी यही, भाई संज्ञान अधिगम बाल विकास ऑलरेडी हमारा विषय है और मैं बात इस विषय पर ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये थोड़ा कठिन माना जाता है, इसमें सारे टॉपिक्स बिल्कुल नए नए होते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ाना आवश्यक है। इसके बाद के कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो ज्यादा बड़े नहीं है, थोड़े छोटे हैं, तो उनको भी हम कवर अप करेंगे। तो ये तीसरी इकाई चल रही है, आने वाले हफ्ते में ये इकाई भी खत्म हो जाएगी, नई यूनिट इकाई भी शुरू होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला विषय। इसके पहले शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का भी क्लास है, वो भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो चलो आगे बढ़े, शुरू करते हैं और बात करते हैं हम अपने इस थर्ड इकाई की। तो हमारी जो तीसरी इकाई है वो है भाई संज्ञान एवं अधिगम। इसका नाम है संज्ञान एवं अधिगम। तो ये इकाई जो है कुल 20 अंकों की है, टोटल 20 मार्क्स की ये यूनिट है। इसके ब्लूप्रिंट की बात करें, जो पहले बता चुका हूं, शॉर्ट में रिवाइज करा दूं तो भाई बहुविकल्प पे आते हैं 3 प्रश्न 3 नंबर के, फिर अति लघु उत्तरीय 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के यानी कि 4 नंबर, और दीर्घ आते हैं 2 प्रश्न 4-4 नंबर के यानी कि 8 नंबर, और एक निबंधात्मक प्रश्न आता है 5 नंबर का यानी 5 नंबर। 5 8 13 13 4 भाई यहां पर 17 17 और 3 20। तो यहां से हो गया टोटल 20 अंकों की इकाई। ब्लूप्रिंट भी समझा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, जानकारी छोटा सा कोर्स के बारे में कि हमने जो अपना कोर्स है वो लॉन्च किया है सत्र 2023-24 के लिए। जिन्होंने कोर्स परचेस किया उनको पता होगा, नहीं किया है तो भाई नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा आपको इस पूरे कोर्स में। तो कोर्स परचेस कर लें। कोर्स की जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए इसके बाद सीधा शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे इस थर्ड इकाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो ये हमारी जो तीसरी इकाई का क्लास नंबर 2 है, अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखा जाए जो शुरू कर रहे हैं यहां से सीधा, वो है विवरणात्मक स्मृति। हम ये इस चैप्टर पे, मतलब आज की इस क्लास में हमारा पूरा क्लास में जो भी बात होगा वो सिर्फ स्मृति के ऊपर होगा। हम सब कुछ स्मृति के ऊपर बात करेंगे। स्मृति के प्रकार हमने इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, और आज की क्लास में हम स्मृति में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्मृति होती है, वो है विवरणात्मक, यानी जिसका विवरण दिया हो, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हो, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव मेमोरी जिसे कहा जाएगा या विवरणात्मक स्मृति कहा जाएगा, उसको ही पढ़ेंगे। तो उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके प्रमुख प्रकार, उसके नॉर्मल, ऐसे कुछ प्रकार, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये सेशन है। चलिए सबसे पहला जो है विवरणात्मक स्मृति, तो ये पीवाईक्यू है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछ चुका है, ध्यान में रखना। 2 मार्क्स के लिए ये सवाल आ चुका है पहले भी, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर। चलो तो आगे बढ़े, बात करते हैं विवरणात्मक स्मृति होती क्या है एक्चुअल में ना, ये किस टाइप की मेमोरी की बात हो रही है। ये जो स्मृति है, ये जो मेमोरी है, ये कैसी मेमोरी है। चलो तो यहां पर लिखा हुआ देखो, विवरणात्मक स्मृति का आशय स्मृति के उस प्रकार से है। अगर आपको पूछे विवरणात्मक स्मृति क्या होती है, परिभाषा दीजिए, तो डायरेक्ट मुंह उठा के मत लिख देना, पहले हेडिंग दो ना, थोड़ा टाइटल दो, थ्योरी लिखो कि भाई विवरणात्मक स्मृति की परिभाषा निम्नलिखित दी गई है, या विवरणात्मक स्मृति का अर्थ दिया जा रहा है। तो हम लिखेंगे किसको बोलते हैं, तो भाई प्रत्येक तथ्य एवं घटना को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। ऐसी स्मृति जो प्रत्येक तथ्य, तथ्य मतलब भाई फैक्ट, तथ्य मतलब क्या, फैक्ट्स, और घटना मतलब क्या भाई, इंसिडेंट, जो एक्शन हुए हैं, जो इंसिडेंट, जो घटना घट रही है वो। तो ये ध्यान रखेंगे, विवरणात्मक स्मृति का आशय स्मृति के उस प्रकार से है जो प्रत्येक तथ्य एवं घटना को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। ऐसा कोई भी भाई स्मृति जो प्रत्येक तथ्य एवं घटना को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, विवरणात्मक स्मृति कहते हैं। तो विवरणात्मक स्मृति की परिभाषा बड़ी आसान है। ये क्या करता है, प्रत्येक घटना, तथ्य यानी कि फैक्ट, इनके बारे में स्पष्ट रूप से बताएगा, पूरा विवरण करेगा, डिटेल में देगा भाई, डिस्क्रिप्शन देगा पूरा डिटेल में, है ना। इसका नाम ही है विवरणात्मक, पूरा विवरण सहित दिया रहेगा, पूरा डिटेल में डिस्कस करके रहेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं विवरणात्मक स्मृति। आगे भाई, विवरणात्मक स्मृति में किसी तथ्य, घटना, प्रश्न का संपूर्ण विवरण रहता है। पहले ही आपको बता दिया भाई, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, नंबर 1 कि इसमें प्रत्येक जो तथ्य होंगे, घटनाएं होंगी, उनका
स्पष्ट विवरण होगा। दूसरी बात, इसमें जो विवरणात्मक स्मृति जो होती है, इसमें जितने भी तथ्य दिए जाएंगे, जितनी भी घटनाएं होंगी, उन सब का भाई प्रश्न का पूरा संपूर्ण विवरण रहेगा, यानी डिटेल में पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो ये हो गया विवरणात्मक स्मृति। समझ में आया? समझ में आया तो थम्स अप दो, यस सर कमेंट करो फटाफट। समझ में आया? चलो तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि विवरणात्मक स्मृति जो होती है उस स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ दिस डिस्क्रिप्टिव मेमोरी। ये जो विवरणात्मक स्मृति होती है इसके प्रकार क्या क्या हैं, कितने टाइप्स इसके हैं। तो पहले जैसा मैंने बताया कि भाई जब भी सवाल पूछे तो मुंह उठा के सीधा मत लिख दिया करो, थ्योरी दो। तो देखो थ्योरी दी है, विवरणात्मक स्मृति को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। देखा ना, होशियार लोग ऐसे ही करते भाई, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो नंबर मिलेगा, है ना। तो होशियार लोग ने लिख दिया है। अब देखो होशियार मतलब भाई यहां पर लिखा गया है कि विवरणात्मक स्मृति को निम्न प्रकार से भाई विभाजित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, निम्न भागों में बांटा जाता है। ऐसा थ्योरी लिख देना। ऐसा लिखने के बाद शुरू करना। नंबर 1, स्पष्टवादी स्मृति के रूप में। स्पष्टवादी यानी पूरा क्लियर हो, स्पष्ट हो। दूसरा, पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में, यानी उस चीज को फिर से हासिल किया जा सके। मतलब ऐसा कोई काम करो, उस काम को भविष्य में करने की जरूरत हो तो पहले वाले काम को एकदम रट लो। भाई हम आज इंग्लिश इसलिए पढ़ते हैं ताकि भविष्य में जब इंग्लिश पढ़ाने की बारी आएगी तो हम इंग्लिश पढ़ पाएंगे और पढ़ा पाएंगे, है ना। तो वो क्या हो गया, ये पुनः घटना को दोहराना है, इंग्लिश को फिर से पढ़ना है, इसलिए इंग्लिश रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में। तीसरा, सर्वोत्तम पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुनः प्राप्ति के रूप में। चौथा, तथ्यात्मक पुनः प्राप्ति के रूप में, यानी फैक्ट वाली अगर कुछ चीज हासिल करनी है, तथ्य वाली, उसके रूप में। फिर अनुभवों की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में, जो अनुभव होते उनको फिर से प्राप्त करने हैं। जैसे कहीं हम घूमने गए थे, कार हमने बहुत तेज स्पीड में चलाई, मजा आ गया घूम के, फिर हम फिर से वही मजा लेना चाहते हैं, तो फिर हम फिर वही तरीके से कार को चलाएंगे उसी जगह पर उसी जगह, तब मजा आएगा हमको। यानी कि किसी अनुभव को फिर से जीना है तो बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा जैसा पहले किया था उस अनुभव को, है ना। फिर भंडारण की प्रक्रिया के रूप में, जमा रखने के लिए। भंडारण मतलब स्टोरेज, जमा करने के लिए, ठीक है। तो अपनी स्मृतियों का भंडार रखना, मेमोरीज बनाना। मोबाइल में खूब फोटो टाइप पे फोटो खींच के रखते हैं। जैसे कोई इवेंट होता है, बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो उसके ढेर सारे फोटोज निकाल लेते हैं। फिर हम अगले बर्थडे पे उसको याद करते हैं, या बर्थडे बीत जाने के बाद याद करते हैं, कई साल बाद उसको याद करते हैं कि भाई ऐसे मनाया था। तो हमने मेमोरीज का, स्मृति का क्या किया, भंडारण किया, जमा करके रखा, स्टोरेज। तुलनात्मक प्रक्रिया के रूप में, भाई तुलनात्मक भी तो होता है, यानी कि जैसे मान लो मुझे याद है कि उस बच्चे ने पिछले साल 90% बनाए थे और इस साल इस बच्चे ने सिर्फ 80% बनाए। तो मुझे याद है, मैंने याद कर रखा है, अपनी स्मृति में डाल दिया है, तो मैं तुलना करने के लिए डाल के रखा हूं। मुझे वो चीज इसलिए याद है कि इसको 90% बने थे और आज 80% बन रहे हैं। उसको डांटने के लिए, उसको बोलने के लिए, देखने के लिए, नजर रखने के लिए कि बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है कि कम पढ़ाई कर रहा है। 80% बनाया इस साल, पिछले साल 90 था, तो मैंने तुलना कर दी कि नहीं भाई मेरी स्मृति में था क्या ना, उसने कितना % बनाया था। तो तुलना के प्रक्रिया के रूप में भी स्मृति का इस्तेमाल होता है। फिर हिप्पोकैम्पस संबंधी प्रक्रिया के रूप में। हिप्पोकैम्पस क्या होता है इसकी बात थोड़ी अलग से करूंगा, क्योंकि अलग से टॉपिक डिटेल में तो समझाऊंगा, पर फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ये भी एक स्मृति का रूप है। ये हिप्पोकैम्पस का मतलब क्या होता है भाई, इन शॉर्ट बता दूं, स्मृति को ऐसे समय में, ऐसे समय के लिए, ऐसे कार्य के लिए जमा करके रखना कि उसको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। तो उसको फिर और बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी इतना ध्यान रखो। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स संबंधी प्रक्रिया के रूप में। जी हाँ, ऐसी भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग वैज्ञानिक जिन्होंने अपने हिसाब से दिया है उनका भी यहाँ नाम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स संबंधी के रूप में। तो ये भी ऐसा है कि कोई घटना घट रही है तो उसके तथ्यों से पहचान लो कि ऐसा ही घटना घटेगा, अभी हरकतों से पहचान लेना, यानी एक तरह से याद के मदद से ये जान लेना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या किस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई बच्चा खेलता हुआ ज्यादा दिखे, मस्ती करता हुआ ज्यादा दिखे, पढ़ाई पर ध्यान न रहे, नोटबुक्स कॉपियां इनकम्प्लीट रहे, क्लास में इधर उधर बात करे, पढ़ाते वक्त ध्यान न दे, तो मुझे ये याद आ जाता है कि हाँ वो गलत रास्ते पे जा रहा है, यानी वो पढ़ाई टॉप करने अच्छे रास्ते पर तो नहीं जा रहा, यानी स्मृति में कुछ तथ्य थे, उन तथ्यों से पता लगा लिया कि सही रास्ते पर नहीं है। ठीक, तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है भाई, ये विवरणात्मक स्मृति के इतने प्रकार हैं, इन टाइप से। अभी मुख्य प्रकार भी हैं, मुख्य प्रकारों पर बाद में आएंगे, पर फिलहाल भाई ये भी विवरणात्मक स्मृति के क्या है, प्रकार हैं। विवरणात्मक स्मृति के क्या है, टाइप्स है। इनको विवरणात्मक स्मृति भी कहा जाता है। इस प्रकार से विवरणात्मक स्मृति को गिनते हैं। क्लियर है? 10 तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 4-5 भी याद रखोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब विवरणात्मक स्मृति के प्रमुख प्रकार, इसकी जो मेन टाइप्स है उनकी बात करेंगे भाई। ठीक है, विवरणात्मक स्मृति के जो मेन टाइप्स हैं, जो प्रमुख प्रकार हैं, उनकी बात करेंगे। अगर प्रमुख प्रकारों की बात करें विवरणात्मक स्मृति की, तो इसके जो प्रमुख प्रकार हैं, मेन टाइप्स हैं, उनकी अगर बात करें तो भाई देख लो, उसमें सबसे पहला टाइप है असंगत स्मृति। असंगत स्मृति, ठीक है, असंगत स्मृति। अब क्या इसका मतलब, असंगत स्मृति का संबंध तथ्यात्मक सूचनाओं के भंडारण से होता है, यानी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि तथ्यात्मक सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन जो होता है ना, तथ्यात्मक सूचनाएं,
यानी कि कुछ फैक्ट होगा, कुछ तथ्य होगा, इसको स्टोर करने से, इसका भंडारण जमा करने से, जिससे सामान्य तथ्यों का समावेश होता है जो कि छात्र की स्वयं की रुचि से संबंधित होता है। ठीक, छात्र को जिस चीज में इंटरेस्ट आता है, जैसे उसको पता है कि विराट कोहली ने कब सेंचुरी मारी थी, क्यों? क्योंकि बच्चे को क्रिकेट देखना पसंद है, तो उसको पता है विराट कोहली ने कब सेंचुरी मारी थी, अपनी 50वीं सेंचुरी कब बनाई थी, पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा अच्छी पारी खेली थी, ये उस बच्चे को याद रहता है। सबको याद नहीं होगा, आप में से कई लोग जो क्रिकेट नहीं देखते होंगे उनको नहीं याद होगा, क्यों? क्योंकि क्रिकेट में रुचि नहीं है, इसलिए आपको उसकी स्मृति भी नहीं है। पर जिसने खेला है क्रिकेट, जिसको पसंद है, जिसने देखा है ध्यान से, उसकी स्मृति में वो कैद हो जाता है ना। दूसरा है प्रासंगिक स्मृति। प्रासंगिक, कोई घटना, कोई प्रसंग होगा, कोई इंसिडेंट होगा, तो उस स्मृति की बात यहां हो रही है। तो प्रासंगिक स्मृति का संबंध पर्यवेक्षणात्मक अनुभव से होता है, जो कि किसी विशेष घटना से संबंधित होती है। ठीक, प्रासंगिक स्मृति के अंतर्गत स्वयं के अनुभवों का समावेश होता है जो कि हमारे जीवन के विविध पक्षों से संबंधित होते हैं। अब ये प्रसंगात्मक स्मृति क्या है भाई? जब कोई आपके साथ घटना होगी, प्रसंग होगा, तो आप उसको याद के रूप में आगे भी जमा रख पाएंगे। मान लो कोई बचपन में साइकिल चलाते वक्त गिर गए थे, कैसे साइकिल चलाना सीखा, उस पूरे प्रसंग को आप अपने मन में याद रखोगे। फिर कभी और ऐसा हो आपके सामने कोई साइकिल चलाना सीखेगा या साइकिल चलाने वाली बात निकलेगी, तो आप उस घटना को याद करोगे, यानी उस प्रसंग को सुनकर। यानी जब कोई बात आएगी तो याद आता है, अरे हाँ, साइकिल से याद है, एक बार मैं साइकिल चलाना सीख रहा था तो गिर गया था, चोट लग गई थी, ट्रक से टकरा गया था, ट्रक वाले की मृत्यु हो गई थी, है ना, कुछ ऐसा। और मजाक कर रहा हूँ, साइकिल टकराने से ट्रक की मृत्यु नहीं होगी, ट्रक वाले की, मजाक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ऐसा कुछ, मतलब घटना से कोई घटना याद आ जाना, ये प्रासंगिक स्मृति कहलाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विवरणात्मक स्मृति को प्रभावित करने वाले तथ्य। भाई, जो विवरणात्मक स्मृति होती है, उस स्मृति को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी उस स्मृति से जिससे फर्क पड़ता हो, उन तत्वों की बात करेंगे, उन फैक्ट की बात करेंगे। तो विवरणात्मक स्मृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व, ठीक है, विवरणात्मक स्मृति किससे प्रभावित होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इस स्मृति से वो फर्क डालने वाले ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इन फैक्टर्स से भाई फर्क पड़ता है। विवरणात्मक स्मृति को फर्क इन्हीं से पड़ता है, अगर ये नहीं होते विवरणात्मक स्मृति को फर्क नहीं पड़ता। यानी इनके होने से विवरणात्मक स्मृति अच्छी भी हो सकती है, इनके नहीं होने से वो खराब भी हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखना। यानी ऐसी चीजें हैं जो विवरणात्मक स्मृति पर असर डालते हैं, इनके होने नहीं होने से विवरणात्मक स्मृति को सीधे तौर पर असर पड़ता है। ठीक है, तो पहला एक मानसिक तनाव। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो भाई बहुत सी चीजें भूल जाएंगे, आप अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे। दूसरा, नींद की स्थिति, अगर आप भाई नींद में हैं, ज्यादा आप नींद अच्छे से नहीं लिए हैं, डिस्टर्ब हैं, तो भी आप चीजें याद नहीं रख पाएंगे। फिर रुचि, इंटरेस्ट, क्लास में गणित की क्लास अच्छा चल रही है और गणित में बहुत रुचि है आपको, तो सर जो भी बता रहे पूरा समझेगा, पर गणित में रुचि नहीं है, क्लास में बैठो जो भी चल रहा है समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्मृति में जाएगा नहीं, आप सीखोगे नहीं। वातावरण, माहौल भी तो होना चाहिए, है ना। सामने से बारात गुजर रही है, बारात में बैठे हैं और उधर से कोई फोन करके बोल रहा है कि भाई पढ़ाई में ये करना है, कहाँ ध्यान में रहने वाला होता है, सब बारात के मजे लेने हैं भाई, डांस होना है ना। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार भी, अगर टीचर का व्यवहार इंटरेस्टिंग है, बच्चों के साथ मिला जुला व्यवहार है, घुल मिल के बात कर रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, तो बच्चे पढ़ाया हुआ चीज बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं, है ना। तो शिक्षा का व्यवहार भी मायने रखता है। फिर अनुभव का स्वरूप, यानी जो एक्सपीरियंस हुआ है, किस फॉर्म में एक्सपीरियंस हुआ है, यानी जो भी स्मृति, जो भी चीज बच्चों को सामने, बालक के सामने, व्यक्ति के सामने आई है, भाई वो किस स्वरूप में सामने आई है ना। जैसे मैं बात करूं इतिहास की, है ना, इतिहास, हिस्ट्री की बात करें, तो अक्सर लोगों को लगता है कि इतिहास पढ़ाना, हिस्ट्री पढ़ाना बोरिंग होता है और बच्चों को नींद आती है, बच्चे सो भी जाते हैं क्लास में, है ना, हिस्ट्री की क्लास में बड़ी नींद आती है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन अगर उसी इतिहास को मजे से पढ़ा जाए, इंटरेस्टिंग तरीके से, हंसी मजाक से, तो बच्चे हिस्ट्री क्लास में बोर नहीं होते, उल्टा मजा आता है। ये मैंने देखा है, मैं खुद भी जब कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूं ऑफलाइन, तो इतिहास को ऐसे जोड़कर पढ़ाता हूं ताकि उनको बड़ा मजा आए, इंटरेस्ट है उनको, मतलब बात तो वही बताना है जो किताब में लिखी है, पर उसको कुछ हंसी मजाक के साथ जोड़ दिया जाता है, बड़ा मजा आता है। जैसे आपने खान सर का चैनल देखा होगा, खान सर थोड़ा कॉमेडी से पढ़ाते हैं, वो कुछ फैक्ट की बात बताएंगे, राजनीति की बात बताएंगे, इतिहास की बात बताएंगे, अंग्रेजी की बात बताएंगे, लेकिन उसको मजाक से जोड़ देंगे, मजाक में बोलेंगे थोड़ा सा कॉमेडी, तो बच्चों को बोर नहीं लगता। तो बिल्कुल वही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपने हंसी मजाक में कोई चीज सीखी है तो याद रहेगा, लेकिन उसको एकदम बोरिंग तरीके से सीखा है तो याद नहीं रहेगा। बुद्धि लब्धि, है ना, आईक्यू जिसे कहते हैं, बुद्धि लब्धि, यानी इंटेलिजेंस भी होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी होता है, यानी कि भाई हमारे दिमाग की समझ कितनी है, वो भी आप एक तरह से मान सकते हो। ध्यान, कंसंट्रेशन, किसी चीज को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो हमेशा याद रहेगा, किसी चीज को ध्यान से नहीं सुना तो आगे चल के भूल जाओगे। फिर मस्तिष्क के अंग, हमारे मस्तिष्क में जो अंग होते हैं ठीक ढंग से काम करेंगे, ठीक ढंग से किसी चीज को समझेंगे तो याद रहेगा, स्मृति में आ जाएगा, नहीं समझेंगे तो स्मृति से बाहर निकल जाएगा।
स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता मिली है भाई किसी चीज को याद करने की, समझने की। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं फैक्ट, ये सारे के सारे सीधा सीधा ये सारे तत्व विवरणात्मक स्मृति को प्रभावित करने वाले हैं, है ना। ये जितने भी आपको कारक, जितने भी आपको प्रमुख तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये सारे किसको असर डालते हैं भाई, विवरणात्मक स्मृति पे असर डालते हैं। इससे विवरणात्मक स्मृति अच्छी, जैसे मानसिक तनाव होगा तो विवरणात्मक स्मृति खराब हो जाएगी, मानसिक तनाव नहीं होगा तो अच्छी हो जाएगी। यानी इनके होने नहीं होने से अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है, बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है, इसको ध्यान में रखना। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनके होने ना होने से ही फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, विवरणात्मक स्मृति के ऊपर। यही फैक्ट है, यही प्रमुख तत्व है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है और गेस पेपर भी यहां से मैं बता दे रहा हूं कि भाई जब आपकी डीएलएड की परीक्षा जब भी होगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक गेसिंग है, ये आ सकता है, बहुत बहुत चांसेस है इसके आने के सवाल के। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा क्या होती है ना, मोटिवेशन जिसे कहा जाएगा, उत्साह वाला। अभिप्रेरणा क्या होता है, तो अभिप्रेरणा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। भाई वही अच्छे बच्चे की तरह एक बढ़िया से पहले 2 लाइन की थ्योरी लिखो, फिर पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। तो हम लिखेंगे अभिप्रेरणा क्या होती है, तो अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो अभिप्रेरणा की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो है एक मनोशारीरिक, मन और शरीर दोनों से होती है, और आंतरिक यानी कि इंटरनल होती है, शरीर के अंदर होती है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। नंबर 2, यह आंतरिक प्रक्रिया किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। हम अपने माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप का चेहरा याद करते हैं, वो गरीबी के दिन याद करते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, तो अपने आप आ गया मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। पर जिसके घर में सब कुछ है, सारी सुविधाएं सब कुछ है, उसे कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है, तो वो व्यक्ति के लिए मोटिवेशन क्या होगा, उसके लिए अभिप्रेरणा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप का चेहरा देखेगा, माँ बाप तो पहले से करोड़पति हैं, खुद को देखेगा, भाई खुद के हाथ में आईफोन रखा हुआ है, खुद ही इतना अमीर है, तो किस बात की मोटिवेशन है ना, इतने अमीर है, जिससे शादी करना चाहे शादी हो जाएगी, जिस स्कूल में पढ़ना चाहे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, है ना, जो पैसा कमाना चाहे वो पैसा कमा लेगा, मतलब जो खर्च करना, जो गाड़ी खरीदना खरीद लेगा, उसके लिए क्या मुश्किल है, तो उसके लिए अभिप्रेरणा नहीं आएगी। तो अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता की उपस्थिति में ही आता है, ये ध्यान रखना है। तीसरा, शरीर की यह आंतरिक प्रक्रिया किसी कार्यकलाप की ओर उन्मुख होती है, ये किसी ना किसी मोटिवेट होकर कोई ना कोई काम करने, जैसे कोई लोग बहुत मोटिवेट हो गए, आज से जिम ज्वाइन करेंगे, चलो, कोई बहुत मोटिवेट हो गया, आज से पढ़ाई शुरू, बिल्कुल पढ़ेंगे, रोज सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, है ना, तो मोटिवेशन। तो यानी इससे कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगी। अगर आप अभी प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो भाई ये किसी ना किसी हमारे कार्यकलाप की ओर उन्मुख होती है, मतलब कोई ना कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं कि बॉडी बनाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, कुछ टैलेंट लाओ अपने अंदर और उससे पैसा कमाओ, अच्छी नौकरी, मान सम्मान कमाओ, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, कुछ भी। तो अभिप्रेरणा से क्या होगा, अभिप्रेरणा अंदर होगी, मतलब कोई आपके मन की बात बताएगा, मन में कुछ डालेगा और काम करने लग जाएंगे बाहर से, है ना। जैसे पढ़ाई हम करते हैं तो हाथ पैर से पढ़ाई करते हैं, हाथ पैर मतलब चल के जाओगे ना स्कूल कॉलेज, तो ऐसा नहीं कि पैर से लिखेंगे, हाथ पैर से पढ़ाई करें, मतलब शरीर लग जाता है पढ़ाई करने में। लेकिन मोटिवेशन किसको मिला था, मन को। तो ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, मन को मोटिवेशन मिला और काम करना किसने शुरू कर दिया, कार्यकलाप, क्रियाकलाप हमारे शरीर ने शुरू कर दिया ना, ये ध्यान में रखना। चौथा, यह व्यक्ति के अंदर एक चेतना अथवा अचेतन प्रभावशाली क्रियात्मक तत्व है। ये व्यक्ति के अंदर एक चेतन अथवा अचेतन, यानी जागी हुई या फिर सोई। भाई मोटिवेशन सबके अंदर होता है, सबके अंदर, मतलब जो भी व्यक्ति है, सब मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब परिवार से है, तो उनके अंदर मोटिवेशन होता है। अब किसी को अपने मोटिवेशन के बारे में पता होता है कि मुझे ये करना है, इसलिए करना है, इनके लिए करना है, और किसी को नहीं पता होता कि किसके लिए करना है, क्यों करूं मैं ये सब, ये करके क्या हासिल होगा, है ना। तो सबके अंदर मोटिवेशन होता है, पर किसी का मोटिवेशन सोया हुआ होता है, किसी का मोटिवेशन जागा हुआ होता है। तो ये या तो चेतन होगा या फिर अचेतन होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे ही हम क्रिया करते रहते हैं। पांचवा, अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन करना बताया गया। अभिप्रेरणा मतलब क्या, क्रिया का चयन करना। 5 बजे सुबह उठ जाना, ये क्या है, एक चॉइस है, ठीक। सुबह 9-10 बजे तक सोते रहना, ये भी क्या है, चॉइस है। मैं खुद 9 बजे तक सोता हूं, 9-10 बजे तक, पर उसका एक कारण है कि मैं सुबह 4 बजे सोता हूं, 3-4 बजे के बाद ही सोता हूं, मैं ऐसे नहीं सोता। अभी मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी बज रहे हैं इस वक्त 12, जी हाँ 11:53 हो रहे हैं इस वक्त। अब ये वीडियो बनेगी 12-1 बजे तक, उसके बाद फिर उसको एडिट करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, ऐसा करते करते सुबह के 3 बज जाएंगे। तो फिर मैं 3 बजे करके थोड़ा सा मोबाइल चला के 4 बजे सोता हूं, इसलिए मैं 9 बजे सोचता हूं। तो मोटिवेशन क्या है, आप लोग जो क्लास से जुड़ते हो, आप लोग जो लाइक शेयर करते हो, आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो, उससे मेरे अंदर मोटिवेशन आता है और मैं रात के 3-4 बजे तक भी जाग के वीडियो बना लेता हूं, एडिट कर लेता हूं। अभिप्रेरणा है, ये मेरी चॉइस है, याद रखिएगा।
तो अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन करना बोलते हैं। मतलब अभिप्रेरणा से ही आप कुछ काम करोगे। किसके अंदर अभिप्रेरणा है, सुबह 5 बजे उठेगा। किसके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है, वो रात को 10-11 बजे ही सो जाएगा और उठेगा सुबह आराम से 8-9 बजे, आराम से एकदम। तो उसकी भी चॉइस है। तो अभिप्रेरणा क्या है, क्रिया करने का चयन, क्रिया का चयन। यानी मोटिवेशन होगा तो अलग काम करेंगे, मोटिवेशन नहीं होगा तो कोई दूसरा अलग काम करेंगे। ये ध्यान रखिए, यही क्या है, अभिप्रेरणा है। ठीक, क्लियर रहेगा। तो ये अभिप्रेरणा की हमारी क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। क्या, अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक तथा आंतरिक प्रक्रिया है। नंबर 2, यह आंतरिक प्रक्रिया किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। नंबर 3, शरीर की यह आंतरिक प्रक्रिया किसी कार्यकलाप की ओर उन्मुख होती है। नंबर 4, यह व्यक्ति के अंदर एक चेतन या फिर अचेतन प्रभावशाली क्रियात्मक तत्व है। 5वां, अभिप्रेरणा को क्रिया का चयन ही कहते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, क्रिया का चयन करना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यूज, गेसिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके डेट की परीक्षा में पहले आ भी चुके हैं, कई बार पूछे गए और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, तो इनको जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम थर्ड लेक्चर में फिर से नई क्लास लेकर, जिसमें कुछ और बातें करेंगे। फोर्थ क्लास होगी हमारी, थर्ड नहीं फोर्थ। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया उनके लिए फिर से इन्फॉर्मेशन, भाई कोर्स परचेस कर लीजिए। 17/2023-24 का नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेगा, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कोर्स परचेस कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके क्लासमेट फ्रेंड्स, आपका जो ग्रुप होगा उनमें वीडियो जरूर शेयर कीजिए, वीडियो की लिंक पहुंचाया करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, और बाकी वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।